कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम में मैंने जानबूझकर सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सही कर दिए थे और वजह भी बड़ी मजेदार थी। मैं बस स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की लियो रुयन से दूरी बनाना चाहता था। एग्जाम खत्म हुआ और जैसे ही मैं एग्जाम हॉल से बाहर निकला, लियो रुयन की सहेलियों ने मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। जियांग कियाओयू, लियो रुयन कह रही है कि उसका पेपर अच्छा नहीं हुआ। तुम दोपहर में अपना पेपर खाली जमा कर देना, वरना आगे से उसे खुश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। इतना सुनते ही सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। मैंने लियो रुयन के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही नफरत को देखा और ऊपर से सिर हिलाते हुए कहा, पता है, लेकिन अंदर से मैं सोच रहा था, ये चापलूसी वाला काम जिसे करना है करे, मैं तो अब इस नौकरी से इस्तीफा दे रहा हूँ। मैंने वहीं से अपने घर के मैनेजर को फोन किया, तुरंत उसके परिवार को मिलने वाली सारी आर्थिक मदद बंद कर दो और उनके पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दो। उधर लियो रुयन गुस्से में मुझे लगातार फोन करने लगी। उसने मुझे पूरे 99 फोन किए, लेकिन मैंने एक भी कॉल नहीं उठाई। अब समझ आ रही है चिंता। पहले कहाँ थी, पिछली जिंदगी में मैं सबसे अमीर आदमी का बेटा था, लेकिन फिर भी लियो रुयन की चापलूसी करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। वह मेरे ही घर के ड्राइवर की बेटी थी और मैं उससे शादी करने के लिए इतना पागल था कि अपने पिता की छोड़ी हुई कंपनी तक उसके नाम कर दी थी। लेकिन मैडम ने मेरे पैसों से किसी और के साथ प्यार शुरू कर दिया। उसके बॉयफ्रेंड को उसने इतना प्यार दिया कि बेचारा छोटा बच्चा लगने लगा, जबकि मुझे तो उसने अपना नौकर बनाकर रख दिया था। उसकी शादी वाले दिन मैंने उसे फोन किया था। मैं बीमार था और इलाज के लिए थोड़े पैसे उधार मांगना चाहता था, लेकिन उसने बड़े आराम से मेरी सारी उम्मीदों का गला दबाते हुए कहा, तुमसे चिपककर बिताए ये सारे साल मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। मेरी जिंदगी के आखिरी पलों में जब मैंने अपनी गोद में अपनी बेटी को देखा, तभी मुझे पता चला कि जिस अमीर परिवार की लड़की को मैंने कभी ठुकरा दिया था, वह असल में इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही थी। और फिर जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पता चला कि मैं वापस हाई स्कूल के आखिरी साल में आ चुका हूँ। इस बार जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया था और शायद साथ में दिमाग भी दे दिया था। उस समय मैं अपनी डेस्क पर सिर रखकर सो रहा था, तभी मुझे लियो रुयन ने जगा दिया। लियो रुयन बोली, लू जिंगनियन के पेट में ज्यादा तकलीफ है, जल्दी जाकर उसके लिए पेट की दवा ले आओ और कैंटीन से खाना भी ले आना। थोड़ा ज्यादा मांस लेना, वह बहुत दुबला है, उसे अच्छे से पौष्टिक खाना खिलाना जरूरी है। इस समय लू जिंगनियन अपनी डेस्क पर झुका हुआ था और उसके चारों तरफ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उसके पेट में दर्द था और पूरी क्लास को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता करने वाली इंसान जाहिर है लियो रुयन ही थी। और मैं लियो रुयन का बिना दिमाग वाला चापलूस था। हर दिन क्लास में सोना, छुट्टी होते ही लियो रुयन के लिए खाना लाना, पानी खरीदना और उसके छोटे बड़े काम करना, मतलब मेरी पूरी जिंदगी का जॉब डिस्क्रिप्शन ही था, लियो रुयन का निजी नौकर। लेकिन अब मुझे पता था कि मैं दोबारा जन्म ले चुका हूँ। और जब मैंने दोबारा लियो रुयन का वही चेहरा देखा तो मुझे गुस्से से ज्यादा हंसी आ रही थी। मैंने मन ही मन सोचा, भाई ये मुझे इतना जलील करने वाली कौन होती है। मैं खड़ा होकर उसे देख ही रहा था कि लियो रुयन ने कहा, वहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। इतना कहकर वह लू जिंगनियन के पास गई और बड़े प्यार से उसकी पीठ थपथपाने लगी। लू जिंगनियन ने मेरी तरफ देखा और लियो रुयन से कहा, ऐसे जियांग कियाओयू को भेजना ठीक नहीं होगा, मैं खुद चला जाता हूँ। लियो रुयन ने तुरंत कहा, डरने की क्या बात है, उसे ऐसे काम करना पसंद है, अगर मैं उसे जाने न दूं तो उसे खुद बुरा लगेगा, है ना। कहते हुए उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बस हल्का सा मुंह बनाया और बिना कुछ बोले कैंटीन की तरफ निकल गया। इस बार मैंने लाइन में लगकर 2 प्लेट खाना लिया। मेरे पास खड़े एक लड़के ने मुझे देखा और हंस पड़ा। फिर लियो रुयन के लिए खाना लेने आ गए। लेकिन तुम्हें पता है ना, उसे तो लू जिंगनियन पसंद है, उसे अपने जैसा काबिल लड़का चाहिए, तुम जैसे आदमी को तो वह देखेगी भी नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, मैं कैसा आदमी हूँ। वह लड़का तिरस्कार से बोला, तुम क्या हो ये भी नहीं पता, तुम तो नौकर के बेटे हो, हर दिन मिस के साथ स्कूल आते जाते हो और सपना देखते हो कि एक दिन उससे शादी कर लोगे। भाई अब तो होश में आ जाओ, तुम जैसे बेवकूफ और किसी काम के नहीं लड़के का फ्यूचर भी यही है कि मिस के घर नौकर बनकर रहोगे, उसके कपड़े धोगे, फर्श साफ करोगे और बाद में उसके बच्चे के डायपर तक बदलोगे। मैं गुस्से में हंस पड़ा। लियो रुयन ने तुम लोगों को बताया है कि मैं नौकर का बेटा हूँ, असल में मैं उसे पसंद करता था, इसलिए मैंने ही उसे रोज मेरी गाड़ी में स्कूल आने जाने की इजाजत दी थी। लेकिन अब लोगों की नजरों में कहानी पूरी बदल चुकी थी। लियो रुयन बन गई थी बड़ी मिस और मैं बन गया था नौकर का बेटा, मतलब जिसने गाड़ी दी, पैसे दिए, खाना खिलाया, वही आखिर में नौकर निकल गया। मेरी बात सुनकर वह लड़का आंखें घुमाते हुए बोला, और क्या, अब ज्यादा सवाल मत पूछो, जल्दी से मिस का लंच लेकर जाओ, देर मत करना। इतना कहकर वह फिर हंसने लगा। उसके आगे पीछे खड़े लोग भी हंसने लगे। वे मेरी चापलूसी करने वाली आदत पर हंस रहे थे, मेरी बेवकूफी पर हंस रहे थे और सबसे ज्यादा मेरी इस उम्मीद पर हंस रहे थे कि कभी लियो रुयन मुझे पसंद करेगी। तभी स्कूल की घंटी बज गई। मैं कैंटीन से बाहर निकला, लेकिन इस बार क्लास में वापस नहीं गया। मैं फ्लावर बेड के पास बैठ गया और दोनों प्लेटें खुद खाने लगा। मुझे याद ही नहीं था कि पिछली बार मैंने पेट भरकर खाना कब खाया था, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं अच्छे खाने का खर्च उठा ही नहीं सकता था। हर बार मार्केट बंद होने के बाद मैं वहाँ जाता और लोगों द्वारा छोड़ी गई सब्जियाँ उठाकर ले आता था। मास्क, उसके बारे में तो सोचना भी मेरे लिए लक्ष्य था, इसलिए इस बार मैंने दोनों प्लेटें पूरी साफ कर दी। तभी जाकर मेरी भूख थोड़ी शांत हुई। जब मैं वापस क्लासरूम में पहुंचा, तब तक पहली क्लास की घंटी बज चुकी थी। मुझे अंदर आते देखकर लियो रुयन गुस्से में बोली, अब क्या आ रहे हो, दवा कहाँ है। मैंने पूछा, कौन सी दवा। मैंने उसे बिल्कुल ठंडे चेहरे से देखा। पहले जब
जब भी मैं उसे देखता था मेरी आंखों में खुशी दिखाई देती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं। लियो रुयन मुझे देखकर हैरान रह गई। लू जिनियन के लिए जो पेय की दवा लाने को कहा था वह कहाँ है? मैंने कहा था कि उसका पेय खराब है। तुम्हारे कानों में आवाज नहीं जाती क्या? इतना सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते? मैंने लू जिनियन के सफेद बड़े चेहरे की तरफ देखा, फिर लियो रुयन से पूछा, मेरा और लू जिनियन का क्या रिश्ता है? मैं उसके लिए दवा क्यों खरीदूं? लू जिनियन के परिवार की हालत सामान्य थी, लेकिन लियो रुयन से मिलने के बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई थी। लियो रुयन उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। हर बार मेरे पिता मुझे कोई अच्छी चीज देते, लियो रुयन उसे उठाकर लू जिनियन को दे देती। यहाँ तक कि लू जिनियन की कलाई पर जो घड़ी थी वह भी मेरी थी। दोनों मेरे कार्ड का इस्तेमाल करते थे, मेरे पैसों से खर्च करते थे, मेरी चीजों का मजा लेते थे और बदले में मुझे ऐसे आदेश देते थे जैसे मैं घर का नौकर हूँ। लियो रुयन ने गुस्से में कहा, जियांग कियाओयुक, तुम जानबूझकर तमाशा कर रहे हो ना? अगर तुम इसी तरह करते रहे तो अगली बार मुझे दोष मत देना कि मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आखिर में तुम खुद मेरे पास आकर माफी मांगोगे। मैं उसकी तरफ देखता रहा, फिर मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने पूछा, मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत क्यों पड़ेगी? मैंने ऐसा क्या गलत किया है? मेरी बात सुनकर आसपास बैठे लोग भी हैरान रह गए। एक चापलूस अचानक पलट कैसे गया? लियो रुयन भी कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे शायद याद आ गया कि मैं हर बार उसके सामने किस तरह गिड़गिड़ाता था, लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, अगर इतनी ही हिम्मत है तो आज दोपहर मेरे साथ घर मत आना। मैंने सिर हिलाया। ठीक है, इतना कहकर मैं अपनी सीट पर जाकर बैठ गया, ऐसे जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं। उसे शायद उम्मीद थी कि मैं डर जाऊंगा, लेकिन भाई इस बार आदमी रीसेट होकर आया था। वहीं लू जिंगनियन की डेस्क पार्टनर वैंग यान ने यह सब देखा और तुरंत लियो रुयन की तरफ से बोलने के लिए खड़ी हो गई। वह बोली, नहीं जियांग कियाओयुक, तुम्हें हुआ क्या है? सिर्फ दवा लाने को कहा था, तुमसे इतना सा काम भी नहीं होता। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि लू जिंगनियन की तबीयत खराब है? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर इतनी ही चिंता है तो तुम अभी जाकर दवा ले आओ। लेकिन वैंग यान पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ये तुम्हारा काम है। मैंने पूछा, क्यों? मेरा लू जिंगनियन से कोई रिश्ता नहीं है, मैं उसके लिए दवा क्यों खरीदूं? वैंग यान ने मेरी तरफ उंगली करके कहा, तुम मिस के घर के नौकर के बेटे हो, क्या ये काम करना तुम्हारा फर्ज नहीं है? अब बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि मैंने सीधे लियो रुयन की तरफ देखा। लियो रुयन, क्या तुमने बाहर जाकर सबको बताया है कि मैं तुम्हारे घर का नौकर हूँ? मेरी नजर पड़ते ही लियो रुयन थोड़ा घबरा गई। असल में बाकी लोगों ने उसे रोज महंगी गाड़ी में आते जाते देखा था और खुद ही अंदाजा लगा लिया था कि वह किसी बड़े घर की बेटी है। बस लियो रुयन ने कभी उन्हें सच बताया ही नहीं। वह लोगों को कैसे बताती कि उसका पिता सिर्फ ड्राइवर है और वह खुद मेरे घर के ड्राइवर की बेटी है? अब उल्टा मैं ही यहाँ पागल दिख रहा था। तभी लियो रुयन मेरे पास आई। वह मेरी डेस्क पार्टनर थी। उसने कहा, दवा नहीं लाई तो कोई बात नहीं, मैं बाद में खुद जाकर ले लूंगी। उसे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसलिए लू जिंगनियन के लिए दवा खरीदने से मना करना भी उसके लिए समझ में आने वाली बात थी। फिर उसने मेरी तरफ देखा, खाना कहाँ है? कम से कम खाना तो लेकर आए होगे। उसे कैंटीन के एक स्टूडेंट ने बता दिया था कि मैंने 2 प्लेट खाना लिया था। मैंने बिल्कुल आराम से कहा, खा लिया। लियो रुयन की आंखें फैल गईं। क्या कहा? दोनों प्लेटें खा गए। मैंने सिर हिला दिया। आगे बैठे स्टूडेंट्स ने ये सुना तो सबने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कोई राष्ट्रीय अपराध कर दिया हो। एक लड़का बोला, तुम इंसान हो या सुअर? 2 प्लेट खाना भी पूरी खा गए। ये लोग लियो रुयन की चापलूसी करने के इतने आदी थे कि मुझे हमेशा नीचा समझते थे। पहले मैं सिर्फ इसलिए उन्हें बर्दाश्त करता था क्योंकि वे लियो रुयन के दोस्त थे। मैं नहीं चाहता था कि लियो रुयन मुझसे नाराज हो, इसलिए उसके आसपास रहने वाले किसी भी आदमी को मैं कुछ नहीं कहता था। मुझे उम्मीद रहती थी कि जरूरत पड़ने पर ये लोग लियो रुयन के सामने मेरी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया था कि मैंने इन लोगों को जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा था। हर बार लियो रुयन जब इन्हें खाना खिलाती थी या इनके लिए कुछ खरीदती थी, पैसा आखिरकार मेरा ही खर्च होता था। मैंने शांत होकर कहा, मैंने अपने पैसे से खाना खरीदा था, 2 प्लेट क्यों न खाऊं? अगर मन करे तो 20 प्लेट भी खा सकता हूँ। अपने पैसों से खाना खाने के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही सामने बैठे स्टूडेंट्स के चेहरे उतर गए। एक ने धीरे से कहा, अपने पैसे से? तुम्हारे सारे पैसे तो स्कूल की खूबसूरत लड़की के घर से आते हैं ना? लेकिन पास खड़ी लियो रुयन अब सच में गुस्से में थी, खासकर इसलिए क्योंकि मैंने उसके लिए खाना नहीं खरीदा था और ऊपर से अब उसे खुद भी खाना नहीं मिला था। मतलब मैडम की भूख भी मेरी गलती। लियो रुयन ने गुस्से में कहा, जियांग कियाओयुक, ये सब तुम्हारी अपनी गलती है। उम्मीद है इस बार तुम कम से कम 2 दिन तो ऐसे ही टिके रहोगे। इतना कहकर वह अपनी चीजें उठाकर खड़ी हो गई। फिर लू जिंगनियन की डेस्क पार्टनर वैंग यान से बोली, मैं तुमसे सीट बदलती हूँ, तुम जाकर इसके साथ बैठो। जब भी लियो रुयन मुझसे नाराज होती थी वह मुझे इसी तरह पनिश करती थी। वह मेरे साथ बैठना बंद कर देती थी। आखिर उसके साथ बैठने की जगह भी मैंने खुद जाकर मांगी थी। वह मेरी ट्यूटर थी, मेरे पास बैठकर मुझे पढ़ाती और मेरी पढ़ाई में मदद करती थी। लेकिन अब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो सोचता हूँ, मैडम ने मुझे पढ़ाया कब था? हर दिन तो सिर्फ मुझसे अपने काम करवाती थी। उसे शायद अब भी लगता था कि इस तरह मुझे डराकर वह मुझे अपने पीछे दौड़ा सकती है, लेकिन मैंने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। उधर लियो रुयन ने खाना नहीं खाया था। लू जिंगनियन पेट दर्द की वजह से परेशान था। वह एक तरफ बैठकर मुंह फुलाए हुए मुझे देख रही थी। इस बार लियो रुयन सच में गुस्से में थी। वह सोच रही थी कि जब मैं खुद उसके पास आकर माफी मांगूंगा तब वह मुझे बताएगी कि असली पावर किसके पास है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार उसका सबसे बड़ा चापलूस ही सिस्टम से लॉग आउट कर चुका था। दोपहर में स्कूल की छुट्टी हुई। मुझे लेने के लिए मेबाक स्कूल के गेट पर खड़ी थी। मैं स्कूल से बाहर निकला और आराम से गाड़ी के पास चला गया। अब पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि मेरा लियो रुयन से झगड़ा हो गया है। सब लोग मेरे मजाक बनने का इंतजार कर रहे थे और जब उन्होंने मुझे बिना किसी शर्म के गाड़ी में बैठते देखा तो फुसफुसाना शुरू कर दिया। अरे, जो स्कूल की खूबसूरत लड़की के लिए खाना तक नहीं खरीदना चाहता था वह अब भी किसी और की गाड़ी में बैठ रहा है। ये तो नौकर का बेटा है, कहीं खुद को मालिक तो नहीं समझ बैठा। लियो रुयन अभी आई भी नहीं है और ये गाड़ी में बैठ गया। लियो रुयन का स्वभाव बस बहुत अच्छा है। अगर मेरी जगह कोई ऐसा नौकर का बेटा होता जिसे अपनी औकात का पता ही न हो। तभी ड्राइवर ने सीधे कहा, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने मेरी तरफ देखा, लेकिन लियो मिस अभी आई नहीं है, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कभी कभी लियो रुयन स्टूडेंट काउंसिल के काम की वजह से देर से आती थी और उन दिनों में उसका इंतजार करता था, इसलिए ड्राइवर को भी आदत थी कि पहले लियो रुयन आएगी और फिर गाड़ी चलेगी। लेकिन आज मैं खुद गाड़ी चलवाना चाहता था। मैंने ड्राइवर की तरफ
देखा। लियो अंकल, मेरे पिता का सिर्फ एक बेटा है, हमारे घर में कौन सी मिस है? क्या तुम्हारा लियो रुयन से झगड़ा हुआ है? लियो अंकल ने मेरी चिंता करते हुए कहा, यंग मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं वापस जाकर उसे समझा दूंगा। मैंने कहा जरूरत नहीं है, जल्दी गाड़ी चलाओ, मैं उसके साथ एक ही रास्ते पर भी नहीं जाना चाहता। लियो अंकल के चेहरे पर फिर भी हिचकिचाहट थी, वह मेरी बात नहीं मान रहा था। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि मैं उसकी बेटी से कितना डरता था। हर बार लियो रुयन कुछ कहती थी, मैं चुप हो जाता था। अगर वह मेरी बात नहीं भी मानता तो मैं कुछ नहीं करता था। ज्यादा से ज्यादा लियो रुयन मुझे 2 बातें सुना देती थी। उसे लगता था कि आगे चलकर जब मैं फैमिली की सारी प्रॉपर्टी संभालूंगा तो वह पैसा आखिरकार उसकी बेटी का ही होगा। इसलिए जनाब अब ड्राइवर कम और फ्यूचर मालिक के ससुर ज्यादा बनने लगे थे। मैंने भौहें सिकोड़ कर पूछा, तुम चलोगे या नहीं? असल में मेरे पिता काफी पहले ही लियो अंकल को नौकरी से निकालना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता चला था कि वह चोरी छिपे गैम्बलिंग करता था। मेरे पिता को लगता था कि ऐसे आदमी को घर में रखना सेफ नहीं है, लेकिन उस समय मेरा दिमाग ही खराब था। मैं सोचता था कि अगर लियो अंकल यहाँ रहेगा तभी लियो रुयन भी जियांग फैमिली में रह पाएगी। इसलिए मैंने उसके लिए पिता से बहुत सिफारिश की थी। तभी लियो रुयन और लू जिंगनियन स्कूल गेट पर आ गए। लियो अंकल तुरंत गाड़ी से नीचे उतर गया। लियो रुयन ने लू जिंगनियन को सहारा दिया और दोनों गाड़ी के पास आए। लियो अंकल ने उसके लिए दरवाजा खोला। लियो रुयन लू जिंगनियन को गाड़ी में बैठाने वाली थी, क्योंकि मैं लियो रुयन को पसंद करता था और चाहता था कि वह मेरे साथ घर जाए, इसलिए लू जिंगनियन भी हर बार हमारे साथ ही जाता था। ड्राइवर पहले लू जिंगनियन को उसके घर छोड़ता था और फिर हमें घर ले जाता था। कहा नहीं था कि दोपहर में मेरे साथ घर नहीं आओगी, अब मेरी गाड़ी में क्यों बैठ रही हो? यह देखकर आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी बोलने लगे, जियांग कियाओयू को क्या हो गया है? ये तो स्कूल की खूबसूरत लड़की की गाड़ी है ना, और ये उसे गाड़ी में बैठने भी नहीं दे रहा। सब लोग अपनी अपनी कमेंट्री देने लगे। लियो रुयन मुझे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज मैंने कौन सी दवाई खा ली थी। जो आदमी हर बात में उसकी हाँ में हाँ मिलाता था, वही आज उसके सामने खड़ा होकर आंखें दिखा रहा था। वह बोली, तुम्हें सच में ऐसा ही करना है? दोपहर में जो हुआ उसके लिए मैंने तुम्हें माफ करने का फैसला कर लिया है। ये बात बीच में ही काट दी। मुझे तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं है, तुम खुद घर चली जाओ, मेरे साथ मत आओ। लियो रुयन का चेहरा एक पल में सफेद और अगले ही पल लाल हो गया। उसे पता था कि बाकी स्टूडेंट्स की नजरों में वह एक रिच फैमिली की लड़की थी। अगर आज वह मेरे साथ गाड़ी में नहीं जाती तो उसकी असली पहचान कहीं सामने न आ जाए, इसलिए उसने अचानक हाथ बढ़ाया और मुझे गाड़ी से नीचे खींच लिया। फिर लू जिंगनियन को गाड़ी में बैठा दिया। मैंने गुस्से में कहा, लियो रुयन तुम हद पार कर रही हो। सच कहूँ तो मैं खुद भी गुस्सा हो चुका था। पिछली जिंदगी की बहुत सारी बातें अब मुझे याद भी नहीं थी, लेकिन जब मैंने दोबारा लियो रुयन का वही चेहरा देखा तो मुझे समझ नहीं आया कि पिछली जिंदगी में मैंने इसे आखिर इतना कैसे सह लिया था। उसने बस ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, गाड़ी चलाओ, और लियो अंकल ने सच में गाड़ी चला दी, मुझे वहीं सड़क पर छोड़कर। आसपास खड़े लोग ये देखकर हंसने लगे। एक बोला, सही किया, ऐसे ही करना चाहिए था, बहुत ज्यादा सिर चढ़ गया था। मैंने अपना फोन निकाला। ये असल में लियो रुयन का फोन था। उसने खुद कुछ 100 युआन का नोकिया खरीदा था, लेकिन उसे खुश करने के लिए मैंने अपने बर्थडे पर पिता से मिला महंगा फोन उसे दे दिया था और उसका पुराना नोकिया खुद रख लिया था। उस समय मुझे लगता था कि ऐसा करके मैं उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा रहा हूँ। अब उस टूटे फूटे फोन को देखकर मुझे खुद अपनी पुरानी बेवकूफी पर हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने फिर भी पिता को फोन किया। कुछ ही देर बाद जो मेबाक अभी यहाँ से गई थी वह वापस आ गई। गाड़ी दोबारा स्कूल गेट पर रुकी। लियो अंकल नीचे उतरा। उसका चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि उसे रास्ते में अच्छी खासी डांट पड़ चुकी थी। उसने कहा, यंग मास्टर, मैंने कहा उन दोनों को गाड़ी से नीचे उतारो, मैं उनके साथ एक ही गाड़ी में नहीं जाना चाहता। लियो अंकल ने गाड़ी के अंदर देखा। लियो रुयन ने खुद लू जिंगनियन को सहारा देकर नीचे उतारा। लू जिंगनियन को भी ऐसी सिचुएशन की उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, जियांग कियाओलू, अगर तुम्हें मुझसे परेशानी है तो ठीक है, लेकिन तुम्हें इस तरह रुयन को निशाना बनाने की जरूरत नहीं है। वह हमेशा तुम्हारे साथ अच्छी रही है। लियो रुयन ने तुरंत लू जिंगनियन को रोक दिया। तुम उससे ये सब मत कहो। अब दोनों गाड़ी से नीचे उतर चुके थे। लियो अंकल ने मेरी तरफ देखा। उसे शायद उम्मीद ही नहीं थी कि मैं इतना बड़ा कदम उठा दूंगा। वह बोला, यंग मास्टर, लोगों के बीच झगड़ा होना नॉर्मल है, आप भी इतना गुस्सा मत कीजिए। बाद में मैं लियो रुयन को आपके पास माफी मांगने भेज दूंगा। बस अब उसके पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, उसे शायद बस से जाना पड़ेगा। घर पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितनी देर हो जाएगी। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। सब लोग ये काम कर सकते हैं, वह क्यों नहीं कर सकती? लियो अंकल, क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हें सैलरी कौन देता है? अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो सीधा नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? सिर्फ इसलिए कि तुम्हें मेरी पसंद नहीं बल्कि अपनी बेटी की फिक्र है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे मालिक की तरह इग्नोर करोगे। अगर मैंने पिता को फोन नहीं किया होता तो आज तुम मुझे सच में यहीं सड़क पर छोड़ देते। मेरी बात सुनते ही लियो अंकल ने तुरंत मुंह बंद कर लिया। जब मैं घर पहुंचा तो जू आंट ने मुझे अकेले आते देखा। वह हैरान होकर बोली, यंग मास्टर, आप अकेले कैसे आए? जियांग कियाओयू आपके साथ नहीं आया। मैंने शांत होकर कहा, अब से हमारे घर में कोई ल्यूमिस नहीं है। मेरी बात सुनकर जू आंट कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। शायद उसके मन में यही चल रहा था, आखिर हमारे यंग मास्टर को होश कब आया? मैं हमेशा लियो रुयन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता था कि जियांग फैमिली के पिता बेटी दोनों को धीरे धीरे अपनी असली हैसियत भूलने लगी थी। जू आंट कई बार मुझे यह सब बताना चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि मैं नाराज हो जाऊंगा। आज मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। वह घर के नौकरों में से उन लोगों में से थी जो मेरे साथ सबसे अच्छा व्यवहार करती, लेकिन पहले क्योंकि वह लियो रुयन के मामलों में ज्यादा दखल देती थी, मुझे वो भी पसंद नहीं थी। बाद में जब लियो रुयन ने घर की जिम्मेदारी संभाली तो सबसे पहले इसको ही निकाल दिया गया था। पिछली जिंदगी की ये सारी बातें याद करके जब मैंने आज जोआन को देखा तो मेरी आंखें भी नम हो गईं। मैंने कहा मैं पहले ऊपर, जॉन्ट ने कहा ठीक है। फिर उसने बताया बाइनिंग बिन आई हुई है। मैंने पहले उसे वापस भेजने का फैसला किया। असल में बाइनिंग बिन अक्सर हमारे घर आती थी, लेकिन क्योंकि वो मेरे पिता द्वारा मेरे लिए चुनी गई लड़की थी और
मैं ल्यू रियान को पसंद करता था, इसलिए बाइनिंग बिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। हर बार वो आती मैं उससे मिलना तक पसंद नहीं करता था और सीधे उसे वापस भेज देता था। लेकिन अब मुझे अपनी आखिरी जिंदगी याद आ रही थी। मेरी मौत से पहले मुझे हॉस्टल ले जाने वाले लोग उसी के थे और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद भी उसे याद था कि वो मेरी फियांसी थी। जोआंत को रोक लिया, मैं उससे मिलने जाऊंगा, वे कहाँ है? जोआंत ने कहा, पीछे वाले आंगन में दाबाई के साथ खेल रही है। मैं बिनिंगबिन दाबाई को खाना खिला रही थी। ये वही कुत्ता था जिसे मैंने खुद पालने के लिए लिया था, लेकिन ल्यू रियान को कुत्ते पसंद नहीं थे, इसलिए मैंने उससे भी दूरी बना ली थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाइनिंग बिन और दाबाई की इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। इस बार बाइनिंग बिन ने अपनी स्कूल की ब्लू यूनिफॉर्म पहन रखी थी। यूनिफॉर्म बिल्कुल साधारण थी, उस पर वही साधारण यूनिफॉर्म भी काफी अच्छी लग रही थी। मुझे मरने से पहले लोगों से उसके बारे में सुनी बातें याद आ गई। इतनी अच्छी लड़की, इतनी अच्छी फैमिली, और फिर भी मेरी जिंदगी में उसकी जगह आंखें लाल हो गई। बाइनिंग बिन ने दाबाई को खाना खिलाना खत्म किया और तभी ऊपर देखा। उसने मुझे दरवाजे पर खड़ा देखा। उसे पता ही नहीं चला था कि मैं कब वहां आकर खड़ा हो गया। वो मेरी तरफ आने वाली थी, लेकिन तभी उसे याद आया कि मैं उससे कितनी नफरत करता था। बाइनिंग बिन खूबसूरत थी, लेकिन उसका पर्सनैलिटी बहुत शांत और मचूर था। हम दोनों की उम्र लगभग एक ही थी, लेकिन उसे देखकर लगता था जैसे वो 20 साल से भी ज्यादा की हो। जहाँ तक पढ़ाई की बात थी, वो हमेशा पूरे प्रोविंस में नंबर 1 आती थी और यही चीज ल्यू रियान को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। ल्यू रियान हमेशा कहती थी बाइनिंग बिन के पास अच्छे फैमिली रिसोर्सेज हैं, उसके घर वालों ने उसे पढ़ाई के लिए इतने अच्छे मौके दिए हैं, तभी वो इतनी अच्छी है। अगर मेरे पास भी उसके जैसे रिसोर्सेज होते तो मैं भी उससे कम नहीं होती। हर बार बाइनिंग बिन के अच्छे मार्क्स देखकर ल्यू रियान का मूड खराब हो जाता था और धीरे धीरे मैंने भी बाइनिंग बिन को अपना दुश्मन समझ लिया था। लेकिन अब सोचने पर पता चला, भाई इस लड़की ने मेरा किया ही क्या था। उससे मेरी कभी लड़ाई तक नहीं हुई थी, उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया था। मैं बस ल्यू रियान की बातों में आकर उसे दुश्मन समझता रहा। इस बार बाइनिंग बिन को देखकर मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी इमोशंस कंट्रोल की और पूछा, तुम मुझसे मिलने आई थी? बाइन तुम्हें देखने आई थी। मैं चुप रहा। उसे लगा कि मैं अभी उससे बात नहीं करना चाहता। वे धीरे से बोली, मुझे पता है कि तुम मुझे देखना नहीं चाहते, मैं अभी चली जाती हूँ। असल में उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि आज मैं उससे बात करूंगा। वो बजदा बाई को देखने आई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद उससे मिलने के लिए तैयार हो जाऊंगा। उसके लिए इतना ही काफी था। लेकिन जैसे ही वो जाने लगी, मैंने उसे रोकते हुए पूछा, रात का खाना खाकर जाओ? कि निंग भी एकदम रुक गई। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने पूछा, क्या हुआ? वे धीरे से बोली, मैं रुक सकती हूँ? उस समय डूबते सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ रही थी और शायद उसी वजह से मैं आज पहले से थोड़ा ज्यादा अप्रोचेबल लग रहा था। मैंने कहा, बिल्कुल उधर ल्यू रियान अभी तक घर नहीं लौटी थी। वे लुजिंगनियन को उसके घर छोड़ने गई थी। अगर यही सिचुएशन पिछली जिंदगी में होती तो मैं ल्यू रियान का इंतजार करता, उसके आने के बाद ही खाना खाता। लेकिन आज मैंने इतनी जल्दी खाना लॉन भी हैरान रह गई। उसने पूछा, जंगशायू का इंतजार नहीं करेंगे? मैंने कहा, उसका इंतजार क्यों करना? घर के सभी नौकर इस बात के आदी हो चुके थे कि मैं ल्यू रियान का चापलूस हूँ, इसलिए उन्हें मेरी बात सुनकर शायद थोड़ी खुशी भी हुई होगी, क्योंकि इस बार मैं चापलूसी करने वाला नहीं था। मैंने कहा, ठीक है, आप खाना तैयार करवा दीजिए, और हाँ, ल्यू अंकल को भी बता देना कि कल से उसे आने की जरूरत नहीं है। जुआंत एक पल के लिए चौंकी, लेकिन फिर तुरंत समझी। आखिर मालिक के फैसले पर ज्यादा सवाल नहीं किया। उसने कहा, ठीक है। ल्यू रियान के पिता को नौकरी से निकालने के बाद मैं डाइनिंग हॉल में जाकर बैठ गया। बाइनिंग बिन पहले चुपके चुपके मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, उसने तुरंत अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। मैंने मन ही मन सोचा, अरे वाह, ये लड़की तो इतनी शाइन निकली, मुझे भी थोड़ा मजा आया। मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा, मेरे तरफ इतना बुरा दिखता हूँ क्या? मानता हूँ कि मेरी पढ़ाई खराब है, लेकिन चेहरा तो ठीक ठाक है। आखिर अगर बाद में ल्यू रियान ने मुझे इस तरह धोखा न दिया होता तो मेरी जिंदगी भी इतनी खराब हालत में नहीं पहुंचती। बाइनिंग बिन ने मेरी तरफ देखकर कहा नहीं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसके कान तक लाल हो चुके थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया, फिर पूछा, वैसे मैंने सुना है कि तुम्हारी पढ़ाई हमेशा बहुत अच्छी रही है। मेरी अचानक बड़ी हुई फ्रेंडलीनेस से बाइनिंग बिन थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने कहा, ठीक है। मैंने पूछा, तुम्हारे पास कोई अच्छा और भरोसेमंद ट्यूटर है? मेरे लिए किसी अच्छे ट्यूटर की रिकमेंडेशन कर सकती हो? क्योंकि ल्यू रियान से पढ़ाई की उम्मीद करना तो अब ऐसा था जैसे छतरी लेकर समुद्र में बारिश रोकने निकलना। इस जिंदगी में मैं दोबारा पिछली जिंदगी जैसी गलती नहीं करना चाहता था। मैंने सोचा था कि मेरे पिता हमने पढ़ाई तक सीरियसली नहीं की, लेकिन अब मेरे पास दोबारा मौका था। इस बार मुझे अपने मार्क्स इंप्रूव करने थे। बाइनिंग बिन के पास अच्छे रिसोर्स थे। अगर वो किसी अच्छे ट्यूटर की रिकमेंडेशन करती तो शायद वो मेरे काम आ सकता था। बाइनिंग बिन ने पूछा, फिर ल्यू रियान? उसे पहले से पता था कि मेरे पास ट्यूटर है। वो मेरी क्लास में पढ़ती थी, इसी ल्यू रियान इतने समय से मेरे घर में रह रही थी, लेकिन अब उसे निकाल दिया गया था, क्योंकि सच ये था कि ल्यू रियान मुझे बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती थी। उसे मुझे पढ़ाने में जरा भी पेशेंस नहीं था। मैंने उसे जितने पैसे दिए थे सब प्रैक्टिकली पानी में चले गए थे। बाइनिंग मेरी बात पर थोड़ी हैरानी हुई। उसे समझ आ गया कि मैं मजाक नहीं कर रहा था। उसने कप उठाया, थोड़ा पानी पिया और अपनी नर्वसनेस छिपाते हुए कहा, मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मैं रोज यहाँ आकर तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। उसे लगा था कि मैं शायद मना कर दूंगा। आखिर पिछली जिंदगी में मैं उसे ठीक से बात तक नहीं करता था। आज मैंने उसे घर पर रुककर खाना खाने के लिए कहा। यही उसके लिए बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी रिएक्शन देखकर वो खुद हैरान रह गई। मैंने तुरंत पूछा, सच में? बाइनिंग बिन ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। अगर तुम चाहो तो मैं पढ़ा सकती हूँ। मैं खुशी से बोला, बिल्कुल, इसमें क्या प्रॉब्लम है? बस मुझे डर है कि मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब न हो जाए। तुम खुद भी तो पढ़ती हो। बाइनिंग बिन ने कहा, कोई बात नहीं। उसके चेहरे पर ज्यादा एक्सप्रेशंस नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में साफ सॉफ्टनेस थी। उसने कहा, मेरी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। स्कूल का पूरा सिलेबस मैं बहुत पहले खत्म कर चुकी हूँ और मेरे पास यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट मिशन का मौका भी है। लेकिन उसे डर था कि अगर उसने ये सब बताया तो शायद मैं उससे चिढ़ने लगूं, इसलिए कुछ नहीं कहा। मैंने कहा, तो फिर धन्यवाद, मेरी पढ़ाई बहुत खराब है। तुम मुझे बेवकूफ समझकर परेशान मत होना। ल्यू रियान की पढ़ाई भी अच्छी थी, लेकिन मेरे लिए उसमें जरा भी पेशेंस नहीं थी। एक ही सवाल अगर मैं पहली बार में नहीं समझता था। पहले मेरी पढ़ाई इतनी भी खराब नहीं थी, लेकिन जब से ल्यू रियान मुझे पढ़ाने लगी, मेरे मार्क्स
मार्क्स और नीचे। आखिर में मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया। बाइनिंगबिन ने कहा ऐसा नहीं होगा। फिर उसने कहा कल से स्कूल की छुट्टी के बाद मैं तुम्हारे खाना खा रहे थे। बाइनिंगबिन बहुत शांत बैठी थी। मैंने चॉपस्टिक उठाई और उसके कटोरे में खाना डाल दिया। वो थोड़ा हैरान हुई लेकिन कुछ ही नहीं बोली। तभी लूरियन वापस आ गई। उसने देखा कि मैंने उसका इंतजार किए बिना खाना शुरू कर दिया था और ऊपर से टेबल पर रखा लगभग सारा खाना पहले ही खाया जा चुका था। उसका चेहरा तुरंत उतर गया। मैंने उसकी तरफ बस एक नजर देखा, आराम से खाना खाता रहा। लूरियन असल में मुझसे अपने पिता की नौकरी के बारे में पूछने आई थी, लेकिन जैसे ही उसने बाइनिंगबिन को यहाँ देखा उसका मूड और खराब हो गया। उसने पूछा यह क्यों है? पिछली जिंदगी में लूरियन को खुश करने के लिए किसी दूसरी लड़की के पास तक नहीं जाता था। बाइनिंगबिन जब भी घर आती मैं उसकी तरफ देखता तक नहीं था, सीधा उसे वापस भेज देता था। लेकिन आज मैंने उसे रोक लिया था और अब उसे खाना भी खिला रहा था। लियू रुयान ने मेरी तरफ देखा। मैंने बिल्कुल आराम से कहा वह मेरी गेस्ट है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? लियू रुयान के पास आखिरकार चुपचाप बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो मुझे देखती रही, शायद उसके बाइनिंगबिन के बारे में कुछ सोच तो नहीं रहा। बाइनिंगबिन मेरे पास चुपचाप बैठी रही। मैंने लियू रुयान की तरफ देखा और कहा तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो लियू रुयान, तुम उतनी इंपॉर्टेंट नहीं हो। पिछली जिंदगी लड़की मेरी पूरी दुनिया है, मेरी हर खुशी, हर परेशानी और मेरी पूरी जिंदगी उसी के आसपास घूमती थी। लेकिन अब मुझे दोबारा जिंदगी मिली थी और इस बार जब मैं उसे देखता था मेरे अंदर उसके लिए सिर्फ नफरत और घृणा बची थी।